everyone, my name is Alisha Khobragade and I am learning from Siddhivinayak Institute from class 11th. So today's my topic is Newton's laws of motion. So न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता है. मतलब एफ एक्सटर्नल ज़ीरो, और अगर एफ एक्सटर्नल ज़ीरो हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा. और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो पार्टिकल पे लगने वाला जो एफ नेट है वो भी ज़ीरो होगा. बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता. अगर इनर्शियल फ्रेम की बात करते, जैसे कि ये कार है, वो एक्सेलरेट कर रही है एक्सेलरेशन ए से, और मैं यहाँ कहीं बैठी हूँ और कार में एक पेंडुलम है विथ सम एंगल थीटा, और मैं कार में बैठी हूँ तो जो पेंडुलम है वो मेरे तरफ थोड़ा टिल्टेड दिखेगा. तो पेंडुलम पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक स्प्रिंग के अलॉन्ग लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा ग्रेविटी मतलब mg. यहाँ पे जो फोर्स है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि जो पेंडुलम पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ना तो इक्वल है और ना ही अपोजिट है, करके जो फोर्स है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा. लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल है. क्यों? क्योंकि पेंडुलम जो है वो रेस्ट पे, और वो आगे भी रेस्ट पे ही रहेगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा. तो फर्स्ट लॉ जो है कि अगर फोर्स ज़ीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है, अगर फोर्स ज़ीरो नहीं होता तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होता, ये इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं होता है. सेकेंड लॉ बोलता है कि इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. मतलब F इज इक्वल्स टू m टाइम्स dv बाय dt, और dv बाय dt को हमने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, तो एक्सेलरेशन. यहाँ पे मास कांस्टेंट है करके फोर्स का सिंपल फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल्स टू a. अगर फोर्स को वेक्टर की टर्म में बात करें तो f वेक्टर हो जाएगा m टाइम्स a वेक्टर. फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है करके फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगेंगे. और ये भी इंडिकेट करता है कि फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से m टाइम्स बड़ा है. अगर किसी बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग सिंपली लिखेंगे F इज इक्वल्स टू ma. लेकिन अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 F2, तो उसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे उसके नेट फोर्स से. तो F नेट हो जाएगा समेशन ऑफ F1 वेक्टर प्लस समेशन ऑफ F2 वेक्टर, और इसी को हम लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल्स टू ma. अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे Fx, और वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को लिखेंगे Fy. फिर आता है एक्सेलरेशन. तो बॉडी पे लगने वाले फोर्स Fx की वजह से जो एक्सेलरेशन लगेगा वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लगेगा, तो उसे हम लोग लिखेंगे Ax. और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स Fy की वजह से जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम लोग लिखेंगे Ay. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वेक्टर की टर्म में Ax i कैप प्लस Ay j कैप. तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल्स टू m Ax i कैप प्लस m Ay j कैप. अगर फोर्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो समेशन ऑफ Fx वेक्टर, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन आर इक्वल टू द m टाइम्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन. समेशन ऑफ Fy वेक्टर मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन आर इक्वल टू द m टाइम्स एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन.
थर्ड लॉ, third law says every action has always equal and opposite reaction. मतलब हम उसको एग्जांपल से समझते हैं. अगर कोई बॉल है और हमने उसको अगर दीवार पे फेंका है, तो हम अगर बॉल को फेंक रहे हैं तो हम दीवार पे एक्शन कर रहे हैं, और जब वो बॉल रिटर्न वापस आ रहा है तो जो दीवार है वो उस पर बॉल पे रिएक्शन कर रही है. यही हमारा थर्ड लॉ है. एक क्वेश्चन देखते हैं पुली वाला. ये पुली है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, उसको 2 मास लटके हुए, एक M1 एक M2. यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है, यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है. M2 इधर एक्सेलरेट कर रहा है, M1 इधर एक्सेलरेट कर रहा है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, T1 निकालना है और T2 निकालना है. ठीक है, तो हम M1 की पहले FBD बनाते हैं. ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लगेगा ग्रेविटी mg, एक्सेलरेट ऊपर कर दिए. तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी T1 माइनस M1g इज इक्वल्स टू M1 ये. M2 की FBD बनाते हैं. नीचे लगेगा M2g, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन. तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी M2g माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2a. By adding equation 1 and 2, T1 minus M1g is equals to M1a, M2g minus T1 is equals to M2a. T1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा M2g माइनस M1g इज इक्वल्स टू M1a प्लस M2a. तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा g M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2. टेंशन, अब टेंशन निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से T1 माइनस M1g इज इक्वल्स टू M1a, T1 माइनस M1g इज इक्वल्स टू M1 ए की वैल्यू क्या आई है? g M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2. तो यहाँ से T1 निकल जाएगा M1g M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1g. ये हो जाएगा M1 M2g माइनस M1 स्क्वायर g प्लस M1 स्क्वायर g प्लस M1 M2g अपॉन